वर्ष का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें जानेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे मुख्य रूप से इन्फ्लेशन पर करेंगे, मुद्रास्फीति पर करेंगे, मुद्रा अवस्फीति पर करेंगे, मुद्रा विस्फीति पर करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट का यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा होगा तथा उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में है मार्शल, क्राउथर, क्रोमर और हैंसेन। तो देखिए, यह जो है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह जो दिया गया था परिभाषा क्रोमर के द्वारा दिया गया था। मुद्रा अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुद्रा वह वस्तु है जो सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो मुद्रा है। अलग अलग देशों के मुद्रा का जो है अलग अलग मुद्राएं हैं। तो देखा जाए दो में कर रहा है ग्रेसम मुद्रा। देखिए, अलग अलग जो हम लोगों ने चर्चा किया कि अलग अलग देशों में मतलब वहाँ का जो सांकेतिक है, जैसे आप अमेरिका का ले लीजिए तो वहाँ डॉलर है। यानी कि मुद्रा का जो अर्थ है, मुद्रा तो सभी जगह है लेकिन उसके सांकेतिक जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, जापानी येन हो गया, रुपया हो गया, इस आधार पर। नेक्स्ट दो में देखते हैं ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए ग्रेसम का नियम ऑप्शन में है उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन से, घाटे की अर्थव्यवस्था से। तो जो ग्रेसम का नियम है, पहले हमें समझना होगा कि ग्रेसम कौन थे। ग्रेसम अर्थशास्त्र थे। अगर बात की जाए सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ के प्रथम जो मुद्रा निर्याता तथा ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के संस्थापक के रूप में किन्हें, सर थॉमस ग्रेसम को जाना जाता है। यह विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत जो 1560 था के उद्धारक के रूप में भी माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा यह जो सिद्धांत दिया गया था आपूर्ति एवं मांग जो है ग्रेसम का नियम से संबंधित है। और यह भी ध्यान में रखेंगे किस तरह से महारानी एलिजाबेथ के प्रथम मुद्रा निर्यातक और ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के संस्थापक सर थॉमस ग्रेसम थे। नेक्स्ट 3 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। अभी हम लोगों ने जाना कि मुद्रा क्या होता है, थोड़ा सा फिर से समझते हैं कि मुद्रा क्या होता है। वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम होता है। हर एक जितने भी देश हैं विश्व की वे मुद्राएं जिनका अपना प्रतीक चिन्ह अलग अलग है, जिसमें से हम लोगों ने देखा डॉलर, येन, जापानी येन, यूरोपियन यूरो, भारतीय रुपया। तो इस तरह से मुद्रा है। लेकिन जो मुद्रा का जो कार्य है वस्तुएं एवं सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभी कह रहा है मुद्रा के कार्य। अब मुद्रा के जो कार्य है उसे 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य या गौण कार्य करिए, और तीसरा है जो आकस्मिक कार्य। जो प्राथमिक कार्य है उस प्राथमिक कार्य के अंतर्गत में रखा गया है विनिमय का माध्यम रखा गया है, मूल्य का मापक रखा गया है, ये दो चीज रखा गया है। और द्वितीयक कार्य में या गौण कार्य जिसमें मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण, और आकस्मिक कार्य में जिसमें से आप देखेंगे पूंजी की गतिशीलता में सहायता, पूंजी को तरल बनाने में सहायता, तो वो आकस्मिक कार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन में पढ़िए मूल्य का मापन, बिल्कुल सही बात है। मूल्य का मापन मुद्रा के कार्य में से। अब ये हो सकता है पूछ दिया जाए कि प्राथमिक कार्य है कि द्वितीयक क्या क्या आकस्मिक कार्य। तो जो मूल्य का मापन है वह क्या है, वह प्राथमिक कार्य के मूल्य का मापन और विनिमय का माध्यम, ये दोनों जो है प्राथमिक कार्य में। उसके बाद मूल्य का संचयन हम लोग देखे थे। द्वितीयक जो गौण कार्य है, जो मुद्रा के कार्य है उसमें से दूसरा जिसे हम लोग गौण कार्य या द्वितीयक कार्य कहते हैं, उसमें से मूल्य का संचयन और मूल्य का हस्तांतरण ये कार्य है। उसके बाद मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का जो स्थिरीकरण है यह मुद्रा के कार्य में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शंस में और भी चेंज देखने को मिल जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा मुद्रा के जो कार्य हैं क्या है। 4 में देखते हैं ऐसी विदेशी मुद्रा जिनमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसी जो मुद्राएं हैं, यानी कि मुद्रा के जो अन्य रूप हैं उसमें से कौन है। जैसे दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, ये सभी अन्य रूप हैं जिसे हम लोग हॉट मनी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी के रूप में जानते हैं। तो कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग हॉट मनी कहते हैं, यानी कि गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन में सुलभ मुद्रा भी है। यह क्या होता है, बिल्कुल होता है सुलभ सॉफ्ट मुद्रा, जिसे क्या होता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है कि मांग की तुलना में क्या होती है, आपूर्ति ज़्यादा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा, यानी कि सॉफ्ट करेंसी करते हैं। और दुर्लभ हार्ड करेंसी में क्या होता है, हार्ड करेंसी में होता है जिसमें क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में क्या होती है, मांग बहुत ज़्यादा होती है, वो हार्ड करेंसी कहलाता है। तो ये सभी मुद्रा के अन्य रूप हैं जो हम लोगों ने जाना। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है वो गर्म मुद्रा जिसे हॉट मनी कहते हैं, इसकी पलायनता शीघ्र होती है।
अब आपके माइंड में उठा हुआ कि आखिर ऐसी मुद्रा कौन है जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति को देखा गया है। तो जो शीघ्र पलायन की जो प्रवृत्ति जिसमें देखा गया है वह कौन है, वह है कि शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा, वही होता हॉट करेंसी। और हार्ड करेंसी कौन है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी मुद्रा जिसकी क्या हो, आपूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा हो, जिसे हार्ड करेंसी, जिसमें अमेरिकी डॉलर, वो आ गया हार्ड करेंसी में। तो आगे चर्चा होगी, देखा जाए अब क्या है हवाला क्या है। हवाला के बारे में जानना गया, विदेशी मुद्रा का एक अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो देखिए हवाला क्या होता है, हवाला का मतलब ही होता है कि एजेंटों के माध्यम से धन का एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण किया जाता है, वो गैर कानूनी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। आप ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त से मार सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्ड करेंसी। अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे कि मुद्रा के जो अन्य प्रकार हैं, अन्य रूप हैं, उसमें से हम लोगों ने जाना था हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट मनी, ये सभी के जाना था। तो अब आ गया हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होता है, ऑप्शन में है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो, कम हो। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जिसकी आपूर्ति क्या हो, मांग की अपेक्षा कम हो। तो क्या ये हार्ड करेंसी। आगे बढ़ते हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि मुद्रा जो है उसका आपूर्ति क्या है, मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो जो मांग की अपेक्षा उसका अधिक हो जाएगा वह क्या आ जाएगा, सॉफ्ट करेंसी आ जाएगा। आपूर्ति है जो क्या है, मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो इसमें क्या हो जाता है कि वैसी हार्ड करेंसी का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग की तुलना में कम हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मांग है वह आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक है, तो हार्ड करेंसी। तो इसमें आपूर्ति हो जाएगा, उसमें आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो, कम हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी में क्या होता है, सॉफ्ट करेंसी में वह मुद्रा जिसमें क्या हो, आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा अत्यधिक हो, तो वो हो जाएगा सॉफ्ट। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वो आपूर्ति क्या हो, मांग की अपेक्षा कम हो, तो वो हार्ड करेंसी हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि मांग जितना है उसका आपूर्ति अत्यधिक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी पर्याप्त हो जाएगा, सॉफ्ट करेंसी। ऊपर वाला का आंसर क्या हो जाएगा, ये हॉट करेंसी हो जाएगा। और जो क्या हो, शीघ्र पलायनता हो, वो क्या था, हॉट मनी था। तो वह भी ध्यान में रखेंगे। 8 में देखिए, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता, उसे क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न करा है कि वह मुद्रा भुगतान जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर क्या करता है, इनकार नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, विधिग्राह्य, दुर्लभ, सुलभ, हॉट मनी। तो वह होता है विधिग्राह्य, यानी कि क्या हो सके, विधिग्राह्य मुद्रा कहलाता है, यानी विधि के द्वारा मान्य विधिग्राह्य मुद्रा का ही अर्थ हो जाता है जो सार्वजनिक मान्य स्वीकार मुद्रा हो, जो आम जनता में व्यापक रूप से प्रचलित हो। तो मुद्रा के प्रकार में मुख्यतः आप आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक मुद्रा और एक होता है स्वीकार मुद्रा। वास्तविक मुद्रा के अंतर्गत में क्या होता है, किसी देश में वास्तविक में प्रचलित मुद्रा अर्थात दैनिक जीवन में प्रचलित होने वाली वास्तविक मुद्रा कहलाती है। और जो स्वीकार मुद्रा होती है वो जो आम जनता में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, वो स्वीकार मुद्रा हो गया। तो ये था, तो ये हो जाएगा विधिग्राह्य मुद्रा, जो विधि के अनुरूप बना हुआ हो। नेक्स्ट 9 में देखते हैं, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है। सस्ती मुद्रा का अर्थ हो गया, देखिए आप कह सकते हैं कि जिसका क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है मांग हो, आपूर्ति की तुलना में कम हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी क्या हो, जो आपूर्ति है मांग की तुलना में अत्यधिक हो। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, ऑप्शन नंबर ए है। बी में हम लोग देखते हैं, देश में उद्योग व्यवसाय उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, बिल्कुल नहीं। देश में उद्योग व्यवसाय उपभोक्ताओं को अधिक बाजार पर ऋण उपलब्ध, बिल्कुल नहीं। विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व सापेक्ष में, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना, उसी को हम लोग सस्ती मुद्रा के रूप में कहते हैं। सस्ती का अर्थ ही निकल रहा है, अगर आप अर्थ के आधार पर भी इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। हार्ड करेंसी का अभी हम लोगों ने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी जो है क्या हो, आपूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। तो हार्ड करेंसी मुख्यतः कौन था, वह था विकसित देशों के लिए, जिसमें अमेरिका का डॉलर था। तो 2 हम लोग पढ़े थे, एक हार्ड करेंसी और एक हॉट मनी। हॉट मनी क्या था, जो शेयर मार्केट में लगा हुआ विदेशी पैसा था, जो शीघ्रता से प्लान कर रहा था। और जो हार्ड करेंसी था, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वह विकसित देश में था, जिसमें आपूर्ति, जिसमें मांग है जो
क्या हो, आपूर्ति की तुलना में ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखिए, भारत का विधिग्राह्य मुद्रा अब करा है विधिग्राह्य, यानी कि विधि के अनुरूप जो विधिग्राह्य मुद्रा है, जिसमें अभी हम लोगों ने जाना था, क्या देखा था कि विश्व की वे मुद्राएं जिनका अपना अपना प्रतीक होता है, तो विधि रूप से जो ग्राहित है, ग्रहण किया गया है, तो भारत में क्या किया गया, वह रुपया किया गया है। आप यूरो देखेंगे तो यूरोपियन यूरो, डॉलर देखेंगे तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका में है, इस तरह से पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटिश में है। तो अब देखिए 12 में देखना है, सही कथन है और उसे आपको ढूंढना है। पहला करा हुआ मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, हॉट मनी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, जो शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति रखती है वो हॉट मनी, जिसमें से हम लोग देखिए शेयर मार्केट में लगा हुआ विदेशी पैसा, वो हो गया हॉट मनी। नेक्स्ट 2 में आते हुआ मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, वह हार्ड करेंसी कहलाती है। तो चलिए 12 है, वह भी 12 में वह भी सही लग रहा है कि जो हार्ड करेंसी क्या होता है, जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, वो हार्ड करेंसी कहलाता है। 2 भी सही हुआ। मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, जिसका जो मांग है आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, वो हार्ड करेंसी बिल्कुल नहीं, वो सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। तो 3 तो गलत हो गया। 4 में आइए हम लोग, 4 में करा हुआ मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। अब देखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है आपूर्ति, तो बिल्कुल सही बात है। जो मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा, वह सॉफ्ट करेंसी कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 ये सही है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, क्या कुछ ऑप्शंस में ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें 1 3 4 है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को, हाँ ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 1 2 और 4। तो क्या हो जाएगा, 12 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें से जो सही है वो चुना हुआ है। नेक्स्ट 13 में देखते हैं, भारत का राज्य सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। ऑप्शन में है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकोचन, मुद्रास्फीति। सभी का हम लोग बारीकी से अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझेंगे क्या होता है। तो कह रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा, देखिए क्या होता है, जब सरकार जो है मुद्रा के किसी प्रचलित रूप को या प्रतिरूप जो भी कहिए, जैसे नोट हो गया, सिक्के हो गया, का प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लेती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं, है ना, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो वही करा, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता, वह विमुद्रीकरण कहलाता। अब विमुद्रीकरण क्या है, तो हम लोगों ने अभी समझा कि क्या होता है, जब सरकार के द्वारा मुद्रा के किसी प्रतिरूप को प्रचलन से बाहर करने का जब निर्णय लिया जाता है, तो वही प्रक्रिया जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था जब क्या हो गया, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार आई, तो आपने सुना होगा कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे यह घोषणा किया गया था कि 500 रुपये का जो नोट है वह क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो यह मुख्यतः इस उद्देश्य से किया जाता है, जो उद्देश्य करने का पर्पस होता है, जैसे काले धन को समाप्त करना, जाली नोटों को समाप्त करना, कर चोरी से रोकना, ये उद्देश्य होता है क्या करने का, डिमोनेटाइजेशन करने का। तो ये इसी को विमुद्रीकरण कहते हैं, यानी कि किसी प्रतिरूप को क्या करना, जैसे नोट सिक्के को प्रचलन से बाहर करने के लिए जो निर्णय लेती है सरकार, जो निर्णय लेती इसी प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है, मुद्रा संकुचन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुद्रा संकुचन जिसमें हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति हो गया, उसके बाद मुद्रा संकुचन डिफ्लेनेशन हो गया, अवमूल्यन इन्फ्लेशन हो गया। तो इस सभी की चर्चा हम लोग क्या करेंगे आगे वाले क्लास में, हम लोग मतलब आगे वाले जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करते हुए चलेंगे और बारीकी से समझेंगे कि क्या होता है, विमुद्रीकरण होता है, तो मुद्रास्फीति भी है। मुद्रास्फीति में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से मुद्रा का फैलाव हो जाता है, यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाता है और वस्तुओं के दाम में वृद्धि कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन में क्या होता है, मुद्रा संकुचन में मुद्रा का संकुचन हो जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं का दाम इसमें गिर जाता है, तो उसे मुद्रा संकुचन कहेंगे। अब आ जाएगा मुद्रा, क्या आ जाएगा, मुद्रा अवमूल्यन आ जाएगा। तो मुद्रा अवमूल्यन अभी हम लोगों ने देखे, मुद्रा अवमूल्यन में क्या हो जाता है, जब किसी देश की सरकार अन्य देशों के मुद्रा से, जो कि जब मान लेते हैं जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा को क्या करता है, अन्य देशों की मुद्रा से उसके वैल्यू को कम कर देता है, मूल्य को अपेक्षाकृत जानबूझकर जो कम करता है उसे अवमूल्यन करते हैं। ये मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो सभी का हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। 14 में देखिए, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है का ऑप्शन का प्रश्न काफ़ी अच्छा। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता ऑप्शन में रिकार्डो है, जेबी से है, एसी पिकागो है, माल्था से। देखिए बाजार के नियम वह जेबी से के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। से इन्होंने इस नियम में बताया था, से के अनुसार उन्होंने बताया था कि पूर्ति अपनी
मांग का स्वयं निर्माण करती है, यानी कि कहिए कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ये उन्होंने बताया था कौन, जेबी। उन्होंने से के अर्थ में इन्होंने बताया था, एक पुस्तक था, देखिए ना, पुस्तक का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसे में ही इन्होंने यह नियम का प्रतिपादन किया था कि पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं निर्माण कर लेती है। तो ये हो जाएगा जेबी से। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा संकुचन का कारण होता है। अब मुद्रा संकुचन, तो मुद्रा संकुचन क्या होता है, यानी मुद्रा का संकुचन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन कहिए, है ना। इंग्लिश में इसको डी इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, मुद्रा विस्फीति भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में डिफ्लेनेशन, है ना, इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, मुद्रा का संकुचन, मुद्रा का मूल्य इसमें बढ़ जाता है, लोग मुद्रा को रख लेते हैं, यानी संकुचन हो गया उसका, और वस्तु का दाम गिर जाता है। तो ऑप्शन में पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी हो जाती है। बी में कह रहा है निर्यात की तुलना में आयात में कमी, निर्यात आयात से इसे लेना देना नहीं है। माल सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा पूर्ति में कमी हो जाता है। उसके बाद है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन का अर्थ हम लोगों ने देखा कि उसे मुद्रा विस्फीति भी कहते हैं, डी इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो जाता है, मुद्रा के मूल्य में क्या आ जाता है, बढ़ोतरी आ जाता है, यानी कि लोगों के पास कम मुद्रा आता है, मुद्रा का मूल्य इसमें बढ़ जाता है और वस्तु का दाम घट जाता है। तो माल सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त लग रहा है कि कमी हो जाती है। एक क्यों नहीं हुआ, देखिए ए में करा मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेवा एवं माल की पूर्ति जो है उसकी तुलना में मुद्रा की पूर्ति में ही कमी हो जाती है। अर्थात कमी कब होगा, जब उसके मूल्य क्या हो जाएंगे, मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगा उसका मूल्य। तो लोग क्या कर देंगे, पैसा को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से मुद्रा संकुचन को नियंत्रण किया जा सकता है, जिसमें आप देखेंगे कि साख नियंत्रण कर, सप्लाई नियंत्रण कर, इन सभी के माध्यम से होगा। नेक्स्ट 16 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। अब करा मुद्रा आपूर्ति, अब मुद्रा के आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ऑप्शन में मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, उसके बाद क्या है बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। देखिए ऑप्शन में कह रहा है मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति जो मुख्यतः होता है, इसमें यह मुक्त बाजार क्या होता है, मुक्त बाजार नीति को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होती है, आप आरबीआई कह दीजिए, यानी कि क्या होती है, केंद्रीय बैंक द्वारा जो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है, इसमें मुक्त बाजार में खुले तौर पर वो डायरेक्ट बेचती है। इससे क्या होता है, बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाती है और लोग क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ तक कि उनके पास जो बैंक में भी जमा राशि रहती है वो उसको निकालकर प्रतिभूतियों को भुगतान करने में लगा देते हैं। तो यह जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में मुद्रा मुक्त बाजार नीति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी कहिए, ये काम आता है। मुद्रा आरक्षित अनुपात, अब ये है मुद्रा अनुपक्षित ये अनुपात, जिसे हम लोग नगद आरक्षित अनुपात, है ना। तो मुद्रा आपूर्ति में आ जाए जिसमें नगद आरक्षित और वैधानिक तरलता अनुपात, जिसमें SCRR SLR, तो ये हो गया मुद्रा आरक्षित अनुपात, जिसमें नगद और वैधानिक दोनों आएगा। तो नगद में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बैंकों को क्या होती है, एक निश्चित राशि तय की जाती है जिसमें वो केंद्रीय बैंक के पास वो बैंक रख सके, ना ही उसका केंद्रीय बैंक यूज करेगा, ना ही वाणिज्य बैंक वो रखा हुआ रहेगा, केंद्रीय बैंक के पास वो निश्चित राशि तय की जाती है। वो इस स्थिति में रखा जाता है ताकि बैंकों को, वाणिज्य बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके। SLR में क्या था, SLR में हम लोगों ने देखा था कि जो व्यापारिक वाणिज्य बैंक होता है अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात में अपने पास वो रखता है, उसी को SLR कहते हैं, जिसमें वो नगद, स्वर्ण, आपातकालीन, आभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में वो संरक्षित रखता है। ये जो वैधानिक तरलता अनुपात है वो किसके द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में समय समय पर इसे परिवर्तन भी किया था। तो ये मुद्रा आरक्षित में दोनों आ गया। उसके बाद मार्जिन आवश्यकता परिवर्तन यह भी है, लेकिन जो बैंक दर नीति है वह मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में प्रयुक्त नहीं होती है। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि बैंक दर नीति क्या, पहले बैंक दर समझेंगे। बैंक दर क्या होता है, जब कोई वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से क्या करती है, ऋण लेती है, तो वह ऋण कुछ दिनों के लिए लेती है, उस ऋण पर जो उसको ब्याज देना पड़ता है वो बैंक दर कहलाता है। हालांकि पहले बैंक दर यूज होता था, अब उसके जगह पर रेपो दर यूज होने लगा। रेपो दर में भी जस्ट वही होता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के लिए वाणिज्य बैंक के द्वारा से जो उधार लिया जाता है उसके एवज में वाणिज्य बैंक को क्या करना पड़ता है, ब्याज अदा करना पड़ता होता है। तो बैंक दर होता है जो साख नियंत्रण के लिए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से RBI जो है
साख नियंत्रण के माध्यम से मूल्य की स्थिरता, मूल्य की विनिमयता, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। तो ये साख नियंत्रण के लिए तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, कि जो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में बैंक दर नीति की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए 17 में, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे मुद्रा अवस्फीति पढ़े थे, है ना, जिसमें हम लोगों ने जाना था मुद्रा अवस्फीति में अच्छा ऊपर जो हम लोग पढ़े थे ना, उसमें था ये था ना मुद्रा संकुचन पढ़े थे, है ना, उसी को मुद्रा अवस्फीति भी करा था। करा अब प्रश्न करा हुआ अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती, तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ ही होता है फैलना। इसमें मुद्रा का क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य में गिरावट आ जाती है और कीमतें बढ़ जाती है। इसी को मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन में बी स्फीति भी है, उसको हम लोग मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति तो अलग है, मुद्रा बी स्फीति है। बी स्फीति का हम लोग डिफ्लेशन पढ़े थे। मुद्रा अवस्फीति में क्या हो जाता है? ये अवस्फीति में आप देखेंगे कि कहने का मतलब जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो भी तौर तरीके, नियम कानून जो अपनाए जाएंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? मुद्रा विस्फीति कहलाएगा। तो आपको आगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मुद्रा विस्फीति क्या होता है, जिसमें से अभी हम लोगों ने जाना कि मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए जो भी क्रियाएं, नीतियां, उपाय सम्मिलित होती है वो मुद्रा विस्फीति कहलाती है। इसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 में कह रहा अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा है कि मुद्रास्फीति भी हो और साथ में मंदी की भी स्थिति बनी रहे, तो वह कौन सी स्थिति होती है? ऑप्शन में इन्फ्लेशन, इंग्लिश शब्द इसका अर्थ होता है मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है गतिहीन स्फीति। फिर है एमोर्टाइजेशन और रिफ्लेशन, तो सभी को देखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रास्फीति के साथ साथ में मंदी भी हो जाए, यानी बेरोजगारी भी बढ़ जाए। मंदी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। मंदी में क्या होगा? लोग बेरोजगार होंगे, मंदी के कारण व्यवसाय से लोगों को काम पर से निकाल देंगे, तो मंदी होगा। तो यानी कि स्टैगफ्लेशन जो है वह स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, और इसमें क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की दर भी दोनों उच्च अवस्था में हो जाती है, और इस परिस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्टैगफ्लेशन तो मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति बनी रहती है, और इन्फ्लेशन तो हम लोग चर्चा किए कि इन्फ्लेशन में मुद्रा का फैलाव हो जाता है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, और जैसे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है वस्तुओं के दाम बढ़ोतरी होते हैं, इसमें वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब आगे हम लोग ये भी अध्ययन करेंगे कि इन्फ्लेशन को मापने का विधि क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का माप क्या है। तो नियंत्रण में हम लोग पढ़ेंगे कुछ मौद्रिक नीति हैं, कुछ उसके बाद राजकोषीय नीति हैं, कुछ अन्य नीतियां हैं, बारीकी से सभी हम लोग अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? अब देखिए मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है। मुद्रास्फीति में इसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। स्फीति का अर्थ होता है फैलाव। फैलाव जैसे ही हुआ, मुद्रा का फैलाव के कारण फैल गया, तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ गया, तो बाजार की वस्तुएं क्या हो गई? महंगी हो गई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वस्तुएं महंगी होगी। उसके बाद 20 में कह रहा है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर लगातार बढ़ती कीमत बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में इन्फ्लेशन होगा, यानी कि मुद्रास्फीति होगा। मुद्रास्फीति में ही हम लोगों ने देखा किस तरह से मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, उसका फैलाव हो जाता और बढ़ने लगता। तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति कह सकते हैं, इन्फ्लेशन के रूप में इसे संबोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 के बाद 21 में आते हैं। 21 में कह रहा है घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पटाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो कौन सी स्थिति का? देखिए कभी कभी माइंड में प्रश्न उठता है कि क्यों ना किसी भी देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है। वहाँ के जो क्या है मौद्रिक जो जिससे रुपया को नोट को छापा जाता है, उस मशीन से छापकर उस स्थिति, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, गरीबी है, उसको दूर किया जा सकता है। तो बिल्कुल छापा तो जा सकता है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? मार्केट बहुत ही डाउनफ्लो होने का चांस बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? वही कर रहा है कि अतिरिक्त कागजी मुद्रा को छाप कर करते हैं, और इस युक्ति का उद्देश्य है आर्थिक विकास। अगर परंतु यह विफल हुई तो कौन सा स्थिति उत्पन्न होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा के मूल्य का फैलाव, मुद्रा का फैलाव हो जाएगा, लोगों के पास काफ़ी मात्रा में रहेगा, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। और यह स्थिति जिम्बाब्वे के साथ हुई थी। जिम्बाब्वे में एक ऐसा किया गया था कि क्या किया गया था? आर्थिक उद्देश्य के विकास के लिए वहाँ के नोटों, वहाँ को करेंसी नोटों को छापा गया था, और वो उसके बाद मुद्रास्फीति का भयंकर सामना देखने को मिला था। तो ध्यान में रखेंगे। 22 में देखिए निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है।
कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऊपर एक प्रश्न आया था 22 में। जो प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व के अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा को छापकर अगर करते हैं तो उस युक्ति का जो उद्देश्य है आर्थिक विकास, परंतु यदि विफल हुई तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो परिस्थिति उसमें क्या हो जाएगा, जब मुद्रा को क्या करेंगे, छापेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा का फैलाव होगा, अधिक मात्रा में मुद्रा होगा, मुद्रा का मूल्य में कमी आएगा, तो मुद्रास्फीति के कारण। वही कह रहा अब है वह वर्ग मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि हुआ। मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, आप देखिए, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटने के बाद वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। अर्थात क्या हो गया, मुद्रा का मूल्य गिर गया, तो मुद्रा का जो मूल्य गिरा तो उसके कारण क्या हो गया, तो सबसे अधिक हानि किसको होगा, वह देनदार को होगा। अब देनदार क्या होगा, मान लेते हैं जो बैंक, मान लेते हैं बैंक ही लीजिए, बैंक पर जो इंटरेस्ट 9% था, अब क्या हो गया, मुद्रास्फीति है मार्केट में, तो उसमें मुद्रा का मूल्य करेगा, वह जो 9% है वो घटकर 8% होगा। चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति लोन दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, तो देनदार को इसमें हानि होती है, और जो लेने वाला रहता है उसमें उसको बेनिफिट होता है, क्योंकि वो कम रेट पर मिल जाता है। क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या हो गया, इसमें मुद्रा का मूल्य में गिरावट आया, इसी के कारण यह परिस्थिति बना। तो इसमें देखिए, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। अब मुद्रास्फीति जिसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है फैलाव, मुद्रा का इसमें फैलाव होता है, मुद्रा के मूल्य में कमी होता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, लाभान्वित अब कौन होता है, उधर तो देख लिए हानि किसे होता है, अब यहाँ पर लाभान्वित कौन होगा, ऋणी होगा, जो ऋण लेने वाला होगा, ऋण दाता नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा, 23 का सी हो जाएगा, जो ऋण लेंगे हम और आप जो भी कर्ज लिए हैं वो लाभ में रहेगा, क्योंकि उससे कम पर मिलेगा। 24 में देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाती। काफ़ी अच्छा प्रश्न। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे स्टैग्फ्लेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था, स्टैग्फ्लेशन में क्या देखा था कि दो शब्द से बना है, एक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, इन दो शब्दों से स्टैग्फ्लेशन बना है। और इसमें क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति के साथ साथ में बेरोजगारी की दर भी उच्च होती है, उसी को स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट 25 में देखिए, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मुद्रास्फीति पढ़े थे। तो मुद्रास्फीति के 3 घटक से हम लोग गुजरेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति की जो माप है उसको मापा कैसे जाता है, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्यतः दो जो कार्य है, दो जो पैमाना तय किया गया है, जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर उसका मापांक किया जाता है। फिर उसके नियंत्रण के उपाय भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कुछ उसके मौद्रिक उपाय हैं, राजकोषीय उपाय हैं, सार्वजनिक उपाय हैं, अन्य उपाय, वो सभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा मुद्रास्फीति इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। तो अभी हम लोग क्या चर्चा किए थे कि जो मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है वह मुख्यतः जो क्या था, उसमें से एक मौद्रिक उपाय है और दूसरा क्या है, राजकोषीय उपाय, और तीसरा अन्य उपाय। तो उसी में से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मौद्रिक जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का उपाय क्या है। अगर वो पता रहेगा तो इस प्रश्न में से आप उसे छांट पाएंगे। पहला करा बचत का बजट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि मुद्रास्फीति की जो माप है वह क्या है, एक मौद्रिक उपाय है और दूसरा क्या है, राजकोषीय उपाय भी है, और तीसरा अन्य उपाय भी है। तो राजकोषीय उपाय में ही क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि अन्य जो तीसरा और अन्य भी है, अन्य में आप देखेंगे तो उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया बचत को प्रोत्साहन करने की। यानी इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति की अवधि में सरकार को बचत को प्रोत्साहित की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, मुद्रा का मूल्य कम जाता है, तो बचत के प्रोत्साहित के लिए किया जाना चाहिए। तो इसमें सरकार अनिवार्य बचत योजना के तहत 5 से 10 वर्षों के लिए इनामी बॉन्ड विक्रय प्रारंभ करेगी। जैसे ही विक्रय प्रारंभ करेगी, लोग इसको क्या करेंगे, लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो मार्केट में पैसा था वो क्या आएगा, थोड़ा कमेगा, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य गिरा हुआ था। दूसरा क्या है, तीसरा बी में है प्रत्यक्ष काराधन में वृद्धि। देखिए, काराधन का अर्थ ही होता है कर देना, है ना, टैक्सेशन होता है, कराधन है। तो अर्थ समझ गए तो प्रश्न का जवाब सही निकाल पाएंगे। तो इसमें कहा गया है, राजकोषीय विधि में देखेंगे मुद्रा स्फीति के जो माप हैं, जिसमें मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। तो राजकोषीय उपाय में अगर आप घटक में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे घटक हैं, जैसे सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, उसके बाद करों में वृद्धि। तो वही करा प्रत्यक्ष करा, इसमें क्या करा कि करों में सरकारों को वृद्धि करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब कुछ नए प्रत्यक्ष कर इसमें लगाने की बात की जाती है, ताकि पुराने करों की जो पुराने कर है उसके दर को उचित वृद्धि करनी चाहिए, ताकि इन करों का उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हो। तो प्रत्यक्ष कराधान में भी वृद्धि की बात कर रही है। सरकारी व्यय में कटौती, हाँ, ये भी कहा गया है कि इस स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में जो सरकारी व्यय है
उसमें क्या करना चाहिए, कमी आना चाहिए। साथ में और भी अन्य है, ऐसा नहीं कि यही 3 है। अगर आप देखेंगे कि पहला हम लोगों ने क्या देखा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की जो माप है उसमें से पहला हम लोगों ने देखा था मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में है सार्वजनिक व्यय में कमी करना, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करना, तो वही करा सार्वजनिक व्यय में कटौती। 3 में से सभी हो जाएगा। चलिए 26 में आते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के जो माप हैं वो मुख्यतः 3 माप हैं, 3 है। पहला जिसमें कहा गया है क्या है, मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में बताया गया है। अब मौद्रिक उपाय में क्या है, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण करना, उसके बाद साख को नियंत्रण करना। इस साख नियंत्रण में क्या क्या आ जाएगा, इस साख नियंत्रण में आप देखेंगे बैंक दर में वृद्धि आ जाएगा। बैंक दर में वृद्धि करेंगे तभी तो लोगों के पास में क्या रहेगा, जो पैसा रहेगा वो क्या होगा, कमेगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा कि खुली बाजार की क्रियाएं अपनाएंगे। जैसे खुली बाजार की ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाया जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोगों के पास जो पैसा रहेगा उस पैसा से वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने लगेंगे। साथ में जो लोगों का जमा पैसा रहेगा वो निकाल कर उस बॉन्ड की तरफ, यानी कहने का मतलब वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेंगे। तो ये है हम लोगों ने देखा मौद्रिक उपाय। उसके बाद राजकोषीय उपाय में क्या था, राजकोषीय उपाय में सरकारी व्यय में कटौती करना, ये तो व्यय हो गया। उसके बाद सार्वजनिक जो ऋणों में वृद्धि करना, जो ऋण है उसमें वृद्धि करना, करों में वृद्धि करना, ये था। तो ये वही करा। मांग पर नियंत्रण ऑप्शन में, चलिए पढ़िए, विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण, चलिए इसको रहने देते हैं। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, चलिए इसको भी रहने देते हैं। ब्याज दर में कमी, तो इसमें क्या करा है, क्या ब्याज दर में कमी लाने की बात इसमें की जा रही थी, तो ब्याज दर में कमी नहीं, ब्याज दर में इसमें वृद्धि की बात हो रही थी ना। या तो कर हो या फिर सार्वजनिक ऋण हो, है ना। तो ऋणों में भी वृद्धि की बात हो रही थी कि निजी व्यय को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में ऋणों के रूप में धन एकत्रित कर लिया जाए। यह कार्य ऋण पत्रों और बॉन्डों के माध्यम से किया जा सकता है। वही हो गया ऋणों में वृद्धि। अगर ऋण पत्र या बॉन्ड के माध्यम से, तो लोग क्या करेंगे, निजी व्यय में कटौती कर क्या करेंगे, निजी क्षेत्र से ऋणों के रूप में धन एकत्रित करेंगे, जैसे बॉन्ड हो गया, ये सब बेचकर। तो क्या हो जाएगा, यही है, ब्याज दरों में कमी नहीं होगा। बाकी वस्तुओं का राशनिंग बिल्कुल है, वस्तुओं का राशनिंग इसमें किया जाएगा। वस्तुओं का राशनिंग इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, राशन व्यवस्था से सभी उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं भी पर्याप्त हो और उन्हें अधिक कीमत नहीं चुकाना पड़े, इसलिए वस्तुओं की राशनिंग व्यवस्था भी आवश्यक है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, हाँ, मुद्रा की जो पूर्ति है उस पर भी नियंत्रण, जिसमें हम लोगों ने देखा था मौद्रिक उपाय में क्या कर कर, साख बैंक दर में वृद्धि कर, उसके बाद क्या था, साख का राशनिंग कर। उसके बाद ये भी हम लोगों ने देखा था खुली बाजार क्रियाएं, यानी कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर। फिर मांग का नियंत्रण, जो मांग है उस पर भी नियंत्रण कर। तो ये सभी माध्यम है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि मुद्रा स्फीति का नियंत्रण का जो माप है वह मुख्यतः मौद्रिक आधार पर, राजकोषीय आधार पर और अन्य प्रकार से। मौद्रिक में है, मौद्रिक आधार पर जो किया गया उसमें मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण कर। उसके बाद क्या है, साख नियंत्रण में हो गया बैंक दर में वृद्धि कर, खुली बाजार की क्रियाएं कर, राशनिंग की प्रक्रियाएं कर, यानी कि साख को नियंत्रण कर, ये माध्यम है। राजकोषीय में सार्वजनिक ऋण को क्या करेंगे, उसमें सार्वजनिक ऋण को हम लोग उसमें वृद्धि करेंगे। फिर सार्वजनिक व्यय में कमी करेंगे, ये सभी होगा। फिर करों में भी वृद्धि करेंगे। अन्य में हम देखेंगे कि राशनिंग नियंत्रण कर। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये बचत का जो बजट है, बचत को बढ़ावा देंगे, बचत को प्रोत्साहन करेंगे। ये सभी उपाय इसके हैं। चलिए 26 के बाद 27 में आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपको अलग देखने को मिल जाए, जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन रहेगा। 27 में देखिए, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया था। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, दो बातों को चर्चा हम लोग किए। पहला, मुद्रास्फीति क्या होता है। दूसरा, हम लोगों ने चर्चा किया कि मुद्रास्फीति है उसके नियंत्रण का जो माप है वो क्या है, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कुछ मौद्रिक उपाय, कुछ राजकोषीय उपाय, तीसरा अन्य उपाय। ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ा था। फिर इन तीनों में अलग अलग और भी थे, क्षेत्र थे, उससे भी हम लोगों ने देखा। अब करा मुद्रास्फीति के माप के बारे में। अब मुद्रास्फीति की जो माप है वह किस तरह से किया था। देखिए, मुद्रास्फीति की जो माप है उसके लिए 2 विधि का प्रयोग किया गया। मुद्रास्फीति की गणना के लिए 2 प्रमुख सूचांकों का प्रयोग किया जाता है। एक क्या है, एक जैसे मुद्रास्फीति की माप के लिए 2 प्रमुख, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचांक, और एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचांक कहते हैं।
ये दो सूचांकों का क्या कहता है, मुद्रास्फीति के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि मुद्रास्फीति का माप क्यों किया जाता है, क्या आखिर वजह क्या है। तो देखिए, मुद्रास्फीति का जो माप जो सामान्य मूल्य सूचांक के द्वारा किया जाता है, मापन उसको ऐसा इसलिए किया जाता है। सामान्य मूल्य सूचांक वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य जो है उसमें जो बदलाव को मापा जाता है, यानी कि जो औसत वस्तु है, सेवाएं, जो उसके औसत मूल्य में जो बदलाव हुआ है उसी के माप के लिए मापा जाता है, इसके द्वारा, मुद्रास्फीति के माप के द्वारा, है ना। इसके अंतर्गत एक आधार वर्ष का चयन किया जाता है, इसका सूचांक का मान 100 रखा जाता है और इस मान के आधार पर वर्तमान या चालू वर्ष का सूचांक का गणना किया जाता है। यही क्रम है। चालू वर्ष का सूचांक 100 से कम तो मुद्रा अस्फीति अवस्था होती है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर 100 से कम परिस्थिति हुआ चालू वर्ष का सूचांक तो वह मुद्रा अस्फीति होगा, और इससे के विपरीत यदि चालू वर्ष का सूचांक 100 से अधिक है तो मुद्रा अस्फीति होगा। ये इसका पैमाना होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना मुद्रास्फीति की जो माप है वह मुख्यतः उसके लिए दो सूचांक को तय किया गया। दो सूचकांक का प्रयोग किया था। एक क्या था, थोक मूल्य सूचांक, एक कंज्यूमर प्राइस सूचकांक। तो भारत में जो है मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचांक के आधार पर ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का तो हो जाएगा थोक मूल्य सूचांक। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि थोक मूल्य सूचांक में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस। देखिए, थोक मूल्य सूचांक में सिर्फ क्या किया जाता है, वस्तुओं को लिया जाता है, इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। और इसमें जो मूल्य का जो सूचांक किया जाता है, यानी सेवाओं को, इसमें तो सिर्फ सेवाओं को सम्मिलित किया गया, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में मूल्यों पर होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। यानी जो भी इसमें मूल्य में परिवर्तन होता है या खुदरा ना लेकर थोक बाजार पर इसका क्या किया जाता है, मापा जाता है। और जबकि उपभोक्ता तो क्या करते हैं, खुदरा स्तर का उपयोग करते हैं। इस कारण से उपभोक्ता का व्यय वास्तविक प्रस्तुत में यहाँ दिक्कत आती है इसमें से। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इस पर थोक को ना लेकर, यानी कि थोक स्तर पर नहीं इसको क्या कहता है, प्राप्त किया जाता, बल्कि इसको क्या किया जाता है, खुदरा स्तर पर प्राप्त किया जाता है। और इस स्तर पर मूल्यों में अत्यधिक विविधता होती है। खुदरा स्तर पर लेने से अब इसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे विभिन्नता देखने के कारण आंकड़े नहीं मिल पाते हैं, आंकड़े एकत्रित करना कठिन हो जाता है। तो ये है। तो अब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण है 2014 से पहले क्या कहता था, थोक मूल्य सूचांक पर किया जाता था, लेकिन उसके बाद से उसको बदलकर क्या कर दिया गया, उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो हो सकता है प्रश्न ये भी देखने को मिल जाए। फिर सीपीआई इंडेक्स के अंतर्गत में देखेंगे 4 सूचांक हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे औद्योगिक कामगारों का उपभोक्ता मूल्य सूचांक, ग्रामीण श्रमिकों का, कृषि श्रमिकों का, श्रमिकेतर शहरी कर्मचारियों का, ये है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो चलिए, ये डिटेल है जिसकी हम लोग एक बार चर्चा कर लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा किया था, थोक मूल्य सूचांक। थोक मूल्य सूचांक इसमें क्या हो जाता है, एक आधार वर्ष को ले आता है। इसमें जो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को किसके आधार पर इसमें मापा जाता है, थोक के आधार पर मापा जाता है, खुदरा आधार पर नहीं मापा जाता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं को लिया गया, सेवाओं को नहीं लिया गया। 2017 से पहले 697 वस्तुओं को इसमें रखा गया था, लेकिन उसके बाद 699 कर दिया गया, क्या 676, ऐसे ही है, देख लीजिएगा एक बार आप, है ना। आधार वर्ष तो पहले 2004 और 5 था, लेकिन उसके बाद 2011-12 कर दिया गया थोक मूल्य सूचांक का। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब थोक मूल्य सूचांक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो मुद्रास्फीति अभी हम लोग चर्चा किए कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, मुद्रा के मूल्य का फैलाव, यानी कि इसमें फैलाव, स्फीति का अर्थ ही होता है फैलना, मुद्रा का फैलाव, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किस पर, थोक मूल्य सूचांक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पर्याप्त होगा। और देखिए, जो बी सी डी है ना, ये सीपीआई का जो 4 सूचांक है ना, लिया गया है ना, उसके अंतर्गत में अभी हम लोग देखें ना कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक के अंतर्गत 4 सूचांक जारी किए जाते हैं। उसी में से ये 3 हैं, 2 हैं, एक तो शहरी है, एक कृषक श्रमिकों का। आधार वर्ष ये सब का अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए 29 में, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, कह रहा कि मुद्रास्फीति की शून्य दर, देखिए शून्य दर कब माना जाएगा, जब क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति का शून्य दर, तो वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जब शून्य हो तब उसकी क्या हो जाती है, शून्य माना जाता है। देखे थे ना, चालू वर्ष में जब 100 से कम होता हो स्फीति, 100 से अधिक हो तो मुद्रास्फीति ये था, मापने का जो विधि था। मुद्रास्फीति का माप मुख्यतः इसलिए किया जाता है, इसमें हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि इसमें क्या हो जाता है, मुद्रा इसमें वस्तु और सेवाओं का जो औसत मूल्यों में जो होने वाले
बदलाव होता है उसी को इसमें मापा जाता है इसके तहत। मुद्रास्फीति की स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि में हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था, इसमें स्थायी रूप से नियंत्रण की बात कर रही है। तो करों में वृद्धि, इसकी बात की गई थी, किस प्रकार से करों में वृद्धि कर क्या कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नए अप्रत्यक्ष कर लगाकर क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल किया सकता है। फिर है कि मूल्यों में कमी, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर, अब जो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर है उस पर क्या करना, नियंत्रण कर। तो ये क्या है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर, आपूर्ति पर वृद्धि पर नियंत्रण कर, ये नहीं होगा। निर्यात में वृद्धि कर, तो यह भी था स्थायी कर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। इसको स्थायी रूप से क्या कर सकता है, नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसमें मुद्रा आपूर्ति तो होता ही मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो उसको उसके कम करने के लिए इन विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है। इसमें कर में वृद्धि किया जाता है, फिर उसके मूल्य में भी क्या कहता है, थोड़ा कमी देखने को वस्तुओं में, मूल्यों में, जैसे बॉन्ड हो गया, बहुत सारे प्रतिभूतियाँ हो गया, जिसमें लोग क्या करते हैं, पैसे से जैसे खुली प्रतिभूतियाँ का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है, अब काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। तो देखिए M1, M2, M3, M4 ये है क्या, तरल, पहले हम लोग समझें तरल, लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वह माध्यम जिस माध्यम से आप कितनी सरलता से क्या कर सकते हो, अपने मतलब कितनी सरलता से आप उसे नगद में परिवर्तन कर सकते हो, यही तरलता है। तरलता का मतलब आप यही समझिए कि कितना आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको कैश में परिवर्तन कर सकते हो, यानी आपके पास कैश आ सकता है, वही लिक्विडिटी है। जो जितना है, तो अब उसी को समझिए। अब क्या होगा, M1, M2, ये M3 है क्या, ये एक क्या है, तरलता का अंश है। ये दिया गया था क्या, बात क्या हुआ था कि रिजर्व बैंक सबसे पहली बार मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा का विचार करने के लिए 1961 ईस्वी में प्रथम कार्यकारी समूह का गठन करता है। यह रिपोर्ट 1964 में पहुंचता है। उसके बाद फिर RBI के द्वारा क्या क्या था, द्वितीय कार्यकारी समिति 1977 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया जाता, और यह कमेटी जिसने तरलता के अंश के आधार पर 4 माप को प्रस्तुत किया, और उस 4 माप को यह RBI क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। वही तरलता के जो 4 अंश हैं उसमें से हुआ M1, M2 और M3, M4 4 अंश को प्रस्तुत करता है, जो RBI स्वीकार करता है। और आपको यह पता होना चाहिए, द्वितीय कार्यकारी समूह 1970 ईस्वी में गठित किया, तो उसी के द्वारा ये तरलता का अंश दिया जाता है। तरलता हम लोगों ने समझ लिया, तरलता का अर्थ ही होता है कि आप उसे कितना जल्दी से क्या कर सकते हो, कैश में परिवर्तन कर सकते हो, है ना, यानी नगद में कितनी जल्दी से आप उसे नगद में परिवर्तन कर सकते हो, वही तरलता होता है। अब देखिए, अब एक सोचिए कि एक आपके पास नोट है और दूसरा आपके पास बैंक में जमा है, तो लिक्विडिटी कौन ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, आपको कैश वाला में होगा, क्योंकि आपके पास कैश है, वो काम आप तुरंत कर लेंगे जो आप करना चाह रहे हैं, जहीं लेन देन विनिमय। लेकिन जो बैंक में जमा है, इसमें जाने में समय लगेगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद निकलेंगे, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्या है, कैश में है। तो इस बस वही होता है लिक्विडिटी, वही तरलता। M1, M2, M3 में क्या है, देखिए M1 में क्या है, M1 में मुख्यतः जो रखा गया है वो उससे हम लोग अब समझते हैं। देखिए M1 में जो रखा गया है, इसमें लोगों के पास मुद्रा व सिक्के जो होते हैं, उसके बाद बैंकों के पास जो नगद जमा होता है, और फिर प्लस रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएँ होती है, ये होता है M1 के अंतर्गत में। यानी लोगों के पास जो मुद्रा सिक्के है, उसके बाद बैंक के पास जो नगद जमा है, जो आप जाते हैं निकालते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। M2 में क्या है, M2 में रखा गया है M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। मांग जमा एक तरह से कहिए कि क्या होता है, एक तरह से कहिए कि एक अकाउंट ही होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जमा के अनुसार एक ऋण आवश्यकता मतलब दिया जाता है, कि अगर कोई लेना चाहे तो उस जमा के अनुसार उसको क्या करे, मतलब कहिए कि ऋण वो आप दिखाएंगे क्या कर, तो आपको ऋण हो जाएगा। तो M2 में होता है M1 प्लस मांग जमा, बैंक डाकघरों में मांग जमा। M3 में होता है M1 प्लस बैंकों में सावधिक जमा और ये सामयिक जमा, समय जमा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, M1 प्लस। M4 में क्या होता है, M4 में होता है M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा। तो M3 में क्या था, M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट था, और प्लस ये डाकघरों में कुल जमा। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में है, तो आप सोचेंगे, बताइए। अब M4 में हमने क्या देखा कि M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा,
तब है। अब डाकघर जाएंगे, फिर बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है उसे तोड़वाएंगे, उससे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। M3 में क्या है, M3 में भी हम लोगों ने देखा कि M1 प्लस है, बैंकों के पास अधिक जमा फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है। उस टर्म डिपॉजिट को तोड़ने के बाद जो प्रोसेस होगा उसके लिए बहुत सारे ऑथेंटिकेट ऑफिसर, उसका सिग्नेचर भी आवश्यक, तो वो सभी प्रोसेस से गुजरना होगा। M2 में भी क्या था, M2 में था M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा, डाकघरों में मांग जमा आप जाएंगे, समय वहाँ देंगे, उसके बाद वो क्या होगा फिर मिलेगा। M1 में क्या है कि लोगों के पास जो मुद्रा है, बैंकों के पास नगद जमा। तो इन चारों में से क्या है, इसमें से नगद जमा है, इसमें से कोई शाब्दिक जमा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में है, वो M1 में है। तो ये M1 है, तो ध्यान में रखेंगे M1 M2 M3 ये तरलता का जो अंश है वो क्या किया गया, द्वितीय कार्यकारी समूह के द्वारा दिया गया, जिसे RBI ने इसे चार माप जो दिया गया था 1977 ईस्वी में उसे स्वीकार किया गया। किस संघटक मुद्रा को विस्तृत मुद्रा कहा गया। देखिए ब्रॉड करेंसी किसको कहा गया, M1 M2 M3 यानी ब्रॉड करेंसी, इसमें सबसे ज़्यादा विस्तृत मुद्रा है। तो M1 में क्या था, लोगों के पास कैश जमा था, जो भी मुद्रा हुआ सिक्के था, फिर बैंकों में नगद जमा था वो था। तो M2 में क्या था कि M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा, तो मांग जमा था क्या था, एक प्रकार के वह क्या कर रहा था, मतलब कहीं एक प्रकार का वो दस्तावेज अवेलेबल करवा रहा था, मतलब आपके जमा के अनुसार एक ऋण आवश्यकता प्रोवाइड वो करवा रहा था। अगर आप कागज वो आप दिखाएंगे दस्तावेज तो आपको देगा। M3 में क्या था, M3 में था M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, और M4 में क्या था, M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा। तो जो सबसे विस्तृत मुद्रा की बात की जाए तो सबसे विस्तृत मुद्रा किस में आ रहा है, यानी ब्रॉड करेंसी आ रहा है, वो M3 को माना गया मौद्रिक अर्थशास्त्री के अनुसार, क्योंकि इसमें M1 प्लस क्या आ रहा है कि बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और जो टर्म डिपॉजिट है, यानी कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए जो होता है डिपॉजिट, तो इसे विस्तृत मुद्रा के रूप में कहा गया, मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 33 में, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो अभी हम लोग जाने थे M1 जाने, M2 जाने, M3 जाने। M3 में हम लोगों ने देखा कि M1 को तो सम्मिलित किया गया है। अब चलिए, जनता के पास नगद मुद्रा बिल्कुल सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसके पास सिक्के और नगद दोनों आ रहा था। डाक खानों में मांग जमा, तो M3 में डाक खाने से कोई बात नहीं हुए है। डाक खानों में मांग जमा की बात M2 में हुई है। M1 प्लस M2 मांग जमा एक प्रकार की क्या होता था, अकाउंट ही समझिए होता है ना, जो क्या कहता है, एक छोटा ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में उसको किया जाता है। बैंक के पास अब दस्तावेज दिखाएंगे तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये M2 में था। अब बैंकों की मांग जमा, हाँ बैंकों की मांग जमा क्या था, M3 में था, बिल्कुल था। बैंकों के पास जो भी सावधिक जमा कहिए या फिर फिक्स डिपॉजिट कहिए, मांग जमा, वो कागज़ आप दिखाएंगे फिक्स डिपॉजिट वाला ले जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो वही होता मांग जमा, समझ गए ना, वही हुआ। एक जो एक प्रकार के दस्तावेज अवेलेबल करवाता है, उसके आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं मांग जमा के अनुसार। बैंकों में सावधिक जमा, तो बैंकों में जो सावधिक जमा का हो गया, ये हो गया फिक्स डिपॉजिट हो गया, जो आप फिक्स्ड किए। तो ये तीनों क्या होता है, M3 में होता है। लेकिन डाकखानों में बैंक जमा, मांग जमा, ये राशि नहीं होती है ना, तो M2 हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति किस कारण होती है। तो आप अर्थ ये समझ लिए कि M1 M2 क्या है, मुद्रापूर्ति के जो माप हैं, जिसमें से 4 माप दिया गया है, यानी कि तरलता के जो अंश हैं, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर 4 माप प्रस्तुत किए गए, जिसे 4 वो RBI एक्सेप्ट किए, M1 M2 M3 M4। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग 34 में आते हैं, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति तो इतना प्रश्न आया है ना कि कहिए मत। चलिए, अलग अलग ही ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, उत्पादन में ह्रास होता है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, या उत्पादन में मुद्रापूर्ति में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, जो मुद्रा की पूर्ति होती है उसी में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यानी लोगों के पास मुद्रा अधिक हो जाता है, इसके कारण उसका मूल्य कम हो जाता है। तो सी हो जाएगा। किस घटक, 35 में है, किस घटक में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। कह रहा है किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। रुपये का अवमूल्यन। चलिए, अब आप सोचिए थोड़ा सा, रुपये का अवमूल्यन, बिल्कुल बात है। अवमूल्यन क्यों किया जा रहा था, निर्यात को बढ़ाना देने के लिए ना। अवमूल्यन क्या था कि जब सरकार क्या करे कि मुद्रा के किसी प्रतिरूप को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लेती है, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा ना कि 8 नवंबर ही था ना, देख लिए 2016 में जो 8 बजे रात में डिसीजन लिया गया भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 500 का नोट बंद कर दिया गया, तो हो गया अवमूल्यन के लिए। उससे क्या होगा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः यह किया जाता है ना। वो क्या था, वो जो विमुद्रीकरण था, जो नोटों को क्या कर दिया गया, यानी कि मुद्रा के किसी प्रतिरूप को प्रचलन के बाहर किया गया, तो उसको क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। वो अवमूल्यन नहीं, अवमूल्यन में हो जाता है कि क्या करना
कि किसी भी देश की मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा से क्या करना, उसके जो मूल्य है उसमें कमी करना अन्य देशों की मुद्रा में, ताकि क्या कर सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अवमूल्यन भारत में कब कब किया गया, 1949 में, 1966 में, 1991 में। तो मिस्टेक से वो बोला गया था विमुद्रीकरण में। तो अवमूल्यन, मुद्रे का अवमूल्यन से निर्यात को जैसे ही बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा इसमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा ही होगा। रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता भी होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे ये होगा तो पूर्ण जो परिवर्तनीयता है उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार अधिक होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग, ये भी कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा को, उसमें जो भी मुद्रा है, जिस देश की मुद्रा है उसमें उच्च और कम होने की प्रायिकता बढ़ेगी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 में आइए। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। अब कह रहा है देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट, एसेट मतलब होता है जो भी मूल्यवान वस्तु उसका जो मालिक होता है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, तो बिल्कुल सही बात है। आरबीआई के स्वर्ण भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक, तो आरबीआई का स्वर्ण भंडार भी है। रुपये का जो पूर्ण परिवर्तनीयता है, देखिए रुपये का जो पूर्ण परिवर्तनीयता कब लागू हुआ, 1993 1994 में। कारण क्या है कि उसी वक्त क्या हो गया कि जो IMF, यूनियन संघ, यूनाइटेड नेशन, OECD, ये सभी के अर्थशास्त्री मिलकर एक क्या किए, एक ये थी क्या थे, GDP जो होता है एक मानक तैयार किए थे, SAC 93 करके था, वो पूरे देश के लिए उसके बाद जो अपनाता है। तो इसी कारण पूर्ण परिवर्तन उसी 1993 1994 को अपनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 36 का हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा कि क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में सभी घटक सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 37 में क्या रहा, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। अब कह रहा भारतीय मुद्रा का रुपया की जो आधिकारिक विनिमय दर क्या है। तो आधिकारिक विनिमय दर क्या है, चुनी हुई विदेशी मुद्रा के समूह से, पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, SDR से। ऐसा नहीं है, SDR क्या है, SDR समझिए एक प्रकार का क्या है, एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, उसी को बनाया गया है। इसमें मुख्यतः 5 मुद्राओं को रखा गया है, यूरो, डॉलर, चीनी, रंबी, जापानी येन। समय समय पर हालांकि 5 वर्ष पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, जरूरत पड़ने पर पहले भी किया जाता है। SDR हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया। तो रुपया का आधिकारिक विनिमय दर जो है, विनिमय मतलब हो गया लेन देन, है ना, वो विदेशी मुद्रा के चुनी हुई, जो भी चुना गया है उसके आधार पर दर संबंधित है। भारत में देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन, पत्र मुद्रा का मतलब होता है, पत्र मुद्रा का अर्थ ही होता है कागज पर छपी मुद्रा, कागज पर छपी मुद्रा का प्रचलन 1806 ईस्वी में पहली बार हुआ, डी में। भारत के विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब बताइए भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च किस पर होता है, खदानों के आयात पर सबसे ज़्यादा, तो पेट्रोलियम भी आयात किया जाता है। तो वह ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा का खर्च किया जाता है इन 4 ऑप्शन में से। काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा, देखिए काली मुद्रा का अर्थ वही हो गया, ब्लैक मनी हो गया, वह आय जिस पर कर अवंचन, कर अवंचन का मतलब होता है टैक्स चोरी, है ना, कर अवंचन नहीं हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे। अब ऑप्शन देखिए, यह गैर कानूनी आय है। हाँ, काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा, है ना, तो यह गैर कानूनी आय है, बिना बताई गई छिपाई गई आय है, ऐसी आय जिसका औचित्य नहीं है, तो ये काली मुद्रा कहा गया है ना। तो काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा होगा वह आय जिस पर कर अपवंचन यानी टैक्स चोरी क्या किया गया, नहीं किया गया, वो काली मुद्रा में आता है। अब काली मुद्रा का अर्थ उससे नहीं निकाल दीजिएगा, ब्लैक मनी से। अमूल्यन शब्द का अर्थ है, अमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, अब देखिए अमूल्यन आ जाइए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमूल्यन डिवैल्यूएशन, है ना। इसमें अमूल्यन में क्या हो जाता है, अमूल्यन में हो जाता है, डिवैल्यूएशन में क्या हो जाता है, जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्रा, अन्य देशों की जो मुद्राओं कहिए, मुद्रा कहिए के मूल्य की अपेक्षा जानबूझकर कम क्या करते हैं, कम कर देती है। यानी कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों के मुद्राओं के मूल्य की अपेक्षा जानबूझकर जो कमी की जाती है वह अमूल्यन क्या होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर भी चर्चा हुई है। तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, बिल्कुल नहीं, BCD सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिवैल्यूएशन। कब कब किया गया था भारत में जो अवमूल्यन मुद्रा का, वह पहला 1949 में किया गया, दूसरा
1966 में किया गया, तीसरा 1991 में 2 किया गया, 1 जुलाई को 9% घटाया गया, 3 जुलाई को 11% घटाया गया। चलिए 41 के बाद 42 में आते हैं हम लोग। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, बिल्कुल। अब कथन क्या सही, क्या अवमूल्यन होगा तो क्या होगा? विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अवमूल्यन में होता ही है किसी देश की मुद्रा अन्य देशों की मुद्राओं से क्या हो जाता है, अन्य देशों की मुद्राओं की अपेक्षा जानबूझकर कमी किया जाता है वहाँ के मूल्य को, तो इसमें कमी आ जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है निर्यात सस्ता हो जाएगा। अब घर का जो होगा आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल्य कम किया गया है, तो उपरोक्त में से दोनों सही हो जाएगा। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ ही होता है कि जब किसी देश की सरकार क्या करती है, अपने देश की मुद्रा का जो मूल्य होता है अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य से कहिए जानबूझकर क्या करती है, कम कर देती है, उसी को अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। भारत में 3 बार, 1949 ईस्वी में पहली बार, दूसरी बार 1966 ईस्वी में, तीसरी बार 1991 में। हालांकि 1991 में 2 बार किया जाता है, एक 3 जुलाई को, एक 1 जुलाई को, एक 3 जुलाई को, पहले 9% फिर 11%। 44 में देखिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिर सुधारने में सहायक होगा? कह रहा है कि अगर भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अगर भुगतान संतुलन विपरीत हो रहा है उस परिस्थिति में, तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण। सोचिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम, तो वह हो जाएगा अवमूल्यन। तो अवमूल्यन में क्या हो जाएगा? अवमूल्यन में जैसे ही अवमूल्यन होगा तो क्या हो जाएगा, उस देश की, यानी कि जिस देश की सरकार है उस अपने देश की मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, अन्य देशों की तुलना में अन्य देशों के मुद्राओं के मूल्य की जानबूझकर उसमें क्या कर दिया जाता है, कमी कर दिया जाता है। नहीं, अब संक्षेप में आप अर्थ समझ सकते हैं कि कोई भी देश होता है, अपने देश की मुद्रा का मूल्य होता है, अन्य देशों के मुद्राओं के मूल्य से जानबूझकर उसमें कमी कर दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में इस कदम को स्थिति सुधारने में सहायक होता है, और इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जिसमें से होता है निर्यात सस्ता हो जाता है, और जो आयात होता है, आयात नहीं कहिए, अपने जो घर के अंदर जो परिस्थिति बनता है, यानी कि बाज़ार में आयात घरेलू बाज़ार में महंगा हो जाता है। नेक्स्ट 45 में देखिए, जब एक भारतीय रुपये को, हाँ कह रहा, अब तक भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका? 3 बार किया जा चुका। चर्चा पहले से करते आ रहे हैं। पहला 1949 ईस्वी में, दूसरा 1966 में, और तीसरा 1991 में। चलिए, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 ईस्वी में। अब प्रश्न उठता है 1949 ईस्वी में, इस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार रहती है। दूसरा 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं, है ना, उसके बाद उनकी तो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर आते हैं कौन, 1991 में सीवी चंद्रशेखर उस समय होंगे, उनके समय में होगा। 47 में देखिए, अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में। 1991 में 2 बार किया गया, एक 1 जुलाई को, एक 3 जुलाई को। 1 जुलाई को पहले 9% फिर 11% किया गया, यह भी ध्यान में रखिएगा। देखिए आ गया ना प्रश्न। भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ, तो 2 चरणों में 1991 में यानी 1991 में किया गया था। पहला 1 जुलाई को 9% कमी, फिर 3 जुलाई को 11% कमी किया गया था। तो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। 49 में है कि जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन कितना किया गया था, तो वो तो हम 9% 11% बताएं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि जो अमेरिकी डॉलर का जो अवमूल्यन है उसके अपेक्षा में कितना हुआ था, तो हुआ था 20% हुआ था, है ना। उसके बाद फिर 9% में इधर 20 आ रहा था, उधर फिर आप देख लीजिए, है ना, फिर 11%, फिर उसके बाद द्वितीय चरण में थोड़ा बढ़ा था। 50 में कह रहा भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। देखिए प्रश्न आ गया ना, हमने अभी चर्चा किया था कि वर्ष 1993 ईस्वी में कह रहा विश्व के विभिन्न संगठन, जिसमें राष्ट्रीय यूनियन, यूरोपीय संघ हो गया, IMF हो गया, OECD हो गया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ये हो गया यूनाइटेड नेशन, इन सभी के अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक क्या किया, एक पैमाना तय किया GDP मापने का, और उसी वर्ष के बाद फिर क्या हो गया, पूर्ण परिवर्तनीय रूप को अपनाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह 1993-94 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे भारत में भी क्या किया गया, GDP को दर्शाया गया, जिसमें से आप शुरुआती में GDP का आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसका सहयोग देखने को मिला। तो इकोनॉमिक्स में आज के लिए इतना ही, जिसमें हम लोग मुख्यतः जो चर्चा किए उस पर इन्फ्लेशन पे किए, डिफ्लेशन पे किए, डिवैल्यूएशन पे किए, उसके बाद ये स्टैग्फ्लेशन पे किए। इन सभी को हम लोगों ने समझा कि मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रा अस्फीति क्या होता है, मुद्रा विस्फीति क्या होता है,
और स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, फिर कुछ मुद्रा के नियम, कार्य, इसे हम लोग जाना। अब हम लोग किसी अगले अध्याय में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं।